और आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की स्टडी करने जा रहे हैं। ये चैप्टर केमिस्ट्री का पहला है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा क्या बेसिक इसमें पढ़ा दिया जाएगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा। आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 काफी कुछ साइंस में पढ़ रखा है, आपने काफी कुछ केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, तो इसमें ऐसा क्या? तो इसमें बेटा पहले क्लासेस के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी बस। जैसे आपको मोलैरिटी एक नई चीज पढ़ने को मिलेगी, मोलैरिटी एक नई चीज पढ़ने को मिलेगी, मोल फ्रैक्शन एक नया चीज पढ़ने को मिलेगा। बाकी सब कुछ आप प्रीवियस ईयर के जितने भी आप साल में साइंस की स्टडी करते चले आ रहे हो उन सब में बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आ रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात है, समझ में आई बात? तो आज हम लोग जब सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, तो सबसे बेसिक चीज की बात करते हैं कि आखिर केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, केमिस्ट्री मैटर की स्टडी है, केमिस्ट्री बॉन्ड्स की स्टडी है, केमिस्ट्री फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की स्टडी है, केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन की स्टडी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की स्टडी है। तो जो भी कुछ ये सब अभी मैंने बोला, इन सब की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो साइंस की वो ब्रांच केमिस्ट्री कहलाती है। तो केमिस्ट्री डील किससे किससे करती है? कंपोजिशन से, स्ट्रक्चर से, प्रॉपर्टीज से, किसके? मैटर के। मैंने बोला ना, द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ये भी आपको पता है। फिजिकल, अब बेटा केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। अब आप लोग क्लास 11th में आए हो जब से, तब से आप केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में लेकर पढ़ोगे। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड ने उसको डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से नहीं किया है, ठीक है। वो बुक्स के फॉर्म में दिया है कि फर्स्ट बुक, सेकंड बुक और फिर इंटर में 2 बुक हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में पहले ही अलग था, फिजिकल केमिस्ट्री अलग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग, और आगे चल के जब आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाओगे ना, तब भी ये पोर्शन अलग अलग ही होगा, ठीक। तो आओ समझते हैं दैट व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फोर्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स की स्टडी करते हैं, यानी कि उनके बीच में बॉन्ड्स कैसे हैं, उनमें हीट देंगे तो क्या होगा, प्रेशर देंगे तो क्या होगा। मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी कुछ फोर्स काम करके उनको फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, रिएक्शन, जैसे अगर फोर्स कम हुआ तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, फोर्स ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यानी कि रिएक्शन मेकिंग जो भी कुछ आप पढ़ते हो वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में है। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। अब तो 11th-12th के सिलेबस से ब्लॉक्स हटा दिए गए, वरना पीरियोडिक टेबल के जो ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक्स को पढ़ना पड़ता है, जिसमें से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सीबीएसई ने अपने एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया है। क्लास 12th में देने की, मतलब 11th-12th में जो भी एस और पी ब्लॉक के चैप्टर्स थे वो डिलीटेड हो गए हैं। हाँ, 12th में आपको डी एंड एफ ब्लॉक अभी भी पढ़ना है स्टिल, ठीक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है उसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर रिलेटेड कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर रिलेटेड कंपाउंड्स, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के रिलेटेड कंपाउंड्स कौन कौन हो जाएंगे? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमीन्स, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स, जो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन को बिलोंग करते हैं, उन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो अभी मैंने पीछे नाम लिया ना, एल्डिहाइड, कीटोन, ये बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। क्लास 12th के सिलेबस में आप ये सब पढ़ेंगे। तो ये एकदम बेसिक पार्ट है। ये आपने एनसीईआरटी जब चैप्टर शुरू करते हो तो आपको फर्स्ट पेज में सब इंट्रोडक्शन पार्ट मिलता है। सो प्लीज नोट डाउन दिस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। पढ़ना है अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का उपयोग हर ब्रांच ऑफ साइंस में है, लाइक एज बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारा बॉडी किस चीज का बना होता है, लिविंग बीइंग का बॉडी किस चीज का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यार केमिस्ट्री तो हर जगह है, केमिकल्स हर जगह है। आप एक चीज बता दो जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं है,
एयर में है, इस प्लास्टिक में है, बोर्ड में है, हमारी बॉडी में है, पानी में है, मतलब दुनिया में हर जगह हर चीज़ में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, और जहाँ जहाँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वहाँ वहाँ केमिस्ट्री। तो बेटा chemistry is essential in the study of other branches of science also like as biology, because biology में हम लोग living beings की study करते हैं, और living beings किस चीज़ के बने हैं, atoms and molecules के। agriculture, खेतों में आप खाद डालते हो, पानी डालते हो, ठीक है, क्या क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, एग्रीकल्चर। जियोलॉजी, अर्थ की स्टडी। एस्ट्रोनॉमी, जो आपके ग्रह वगैरह, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एवरी ब्रांच ऑफ साइंस इज कंबाइंड विद या फिर बिलोंग विद केमिस्ट्री। फिर केमिकल कंपाउंड्स जो होंगे वो यूज होते हैं क्या क्या बनाने में, कुछ बातें आपको बता दी गई, जैसे प्लास्टिक बनता है, पेंट्स बनते हैं, डाइज बनते हैं, फर्टिलाइजर्स बनते हैं, इंसेक्टिसाइड, कलर्स, एसिड, अल्कली, सॉल्ट, फाइबर, क्लॉथ, इस दुनिया में जो भी कुछ है सब कुछ में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो बेटा हमारी बॉडी के बड़े बड़े बीमारियों को ट्रीट करने में यूज कर देते हैं हम लोग। वैसे तो मेडिसिन आप जाओ, आप किसी भी मेडिकल स्टोर में, वो सब केमिकल ही तो है जो मैनुअली जो फैक्ट्रीज में फॉर्म होते हैं और इंसान को ठीक करते हैं, लेकिन बड़े बीमारियों के लिए भी तो बना है। कुछ बीमारियों के आपके एनसीईआरटी में नाम दिए गए हैं और उनसे रिलेट करने वाली दवाइयों का नाम है, आपको रट्टा मारना, रट डालो। पहला सिस्प्लैटिन और टैक्सोल नाम की जो दवाई है बेटा वो कैंसर पेशेंट को दी जाती है उसको ट्रीट करने के लिए। तो सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, एंड AZD फुल फॉर्म याद करो, एजाइडोथाइमिडीन। भाई मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा। AZD का फुल फॉर्म एजाइडोथाइमिडीन। तो ये जो थाइमिडीन है ये क्यों कहाँ यूज होता है बेटू, एड्स के पेशेंट में। अब कह दो मैं बीमारी नहीं पता, बीमारी यार बायोलॉजी में पढ़ना जब हम पढ़ाएंगे, है ना। तो AZD किस में यूज होता है, एड्स के पेशेंट में। सिस्प्लैटिन और टैक्सोल किस में यूज होता है, कैंसर के पेशेंट में, ठीक है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को फायदा तो दे रहे हैं, नो डाउट, इतनी सारी चीजें बन रही है, इतने सारे ब्रांच में जरूरत पड़ रही है, बीमारियों को ठीक कर रहा है, लेकिन क्या सारे केमिकल अच्छे ही होते हैं, नहीं भाई। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचा रहे थे, और इसका सबसे बड़ा सोर्स जो आजकल है वो है CFC। जितने भी कूलिंग एजेंट होते हैं लाइक रेफ्रिजरेटर है, AC है, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपकी होती है, बाकी वो अरे यार फायर एक्सटिंग्विशर है, याद आया, ये सारी चीजें जो होती हैं जो थोड़ा कूलिंग प्रोवाइड कराती है, इन सबसे एक प्रकार की गैस निकलती है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, CFC, ठीक है। ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, इसमें भी केमिकल है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ठीक। और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है बेटा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर को ये होल बना रही है ओजोन लेयर में, यही सबसे बेकार एक तरीके से केमिकल है जो हमारे ओजोन लेयर को नष्ट कर रही है, एंड इट इज वेरी बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट। ओजोन डिप्लीशन किस लेयर में हो रहा है, एटमॉस्फेयर के किस लेयर में हो रहा है, तो आपका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर में। चलिए, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है बेटा जो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर रही हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है जल्दी से समझते हैं, हालांकि आप मुझे समझाना नहीं चाहिए, बायोलॉजी का टॉपिक है, बट समझ लो। देखो, जैसे आपको बताएं, जब किसी कंट्री में या ऑल ओवर अर्थ पे ही ऐसी चीजें हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो CO2 निकालेगा, इंसान है यार, लिविंग बीइंग है तो निकालेगा, और जब CO2 निकालेगा तो वो अर्थ के ऊपर एक लेयर बना लेगा। अब अगर सन की हीट अंदर आई अर्थ पे, सन की लाइट अंदर आई हीट पे, तो वो उस लेयर के कारण रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाता, और वो उसी लेयर के अंदर अर्थ के चारों तरफ एक गर्मी वाली लेयर बन जाती है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी कारण से हर साल लगातार गर्मी आपकी अर्थ पर बढ़ ही रही है, जिससे आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर क्या है, वो जो जहाँ पर बर्फ के स्रोत होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी बर्फ हमेशा ऑल ओवर टाइम, मतलब 24/6 ऑल ओवर द ईयर जमी ही रहती है, वो पिघल रहे हैं यार, ये बड़ी बात है। तो भैया अगर वो पिघलेंगे तो आपकी अर्थ कभी ना कभी तो पानी में डूबेगी। हालांकि ये 2-4-10 दिन या 2-4-10 साल की बात नहीं है, इसको होने में बहुत 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 साल लगेंगे, तब तक हमारी 10 पुश्तें निकल जाएंगी, ठीक है। तो कुछ ग्रीन हाउस गैस होती है जो नुकसानदायक होती है, वो क्या है, CO2 और मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला याद कर लो, नहीं आता तो CH4 होता है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। आई बात समझ में।
ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई कि केमिस्ट्री क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। अब हम लोगों को पढ़ना है अबाउट मैटर। पूरा क्लास 9 का सब कुछ आता है आपको। मैटर क्या है, मैटर कितने प्रकार के हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। क्लास 9 में आपने भर भर के पढ़ा है व्हाट इज मैटर। बताओ भाई, मैटर कुछ भी जिसके अंदर मास हो और वो स्पेस घेरता हो, वही चीज मैटर कहलाती है। इस दुनिया में कुछ भी जिसके पास मास हो, इसका भी एक मास है, इस ढक्कन का भी एक मास है, इस क्रंची का भी एक मास है, मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी रखे हो दिखा रहे हैं, इसका भी एक मास है। इस दुनिया में जो भी कुछ चीज जो मास रखता हो और जिसका कुछ ना कुछ स्पेस जरूर ऑक्यूपाई करता हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैटर। मैटर इस अर्थ में, इस पूरे ऑल ओवर द यूनिवर्स मेनली तो भैया 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है। हमको दो आखिरी के नहीं बताने चाहिए थे, बट फिर भी समझ लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर क्लास 9 की एनसीईआरटी में 2 और ऐड किया गया है, और वो है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। समझे ये क्या है? 9th में नहीं पढ़ा, आओ पढ़ाते हैं। तो ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है बेटा? देखो, जो प्लाज्मा होता है वो हॉट इन्वायरमेंट में जो चार्ज पार्टिकल पड़े रहते हैं ना, उनको कहते हैं हॉट इन्वायरमेंट। इन हॉट इन्वायरमेंट द चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। खूब गर्म वातावरण हो और वहां पर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो। क्या मैम ऐसे जनरल नहीं हो सकते? नहीं हो सकते यार, तभी तो सॉलिड, लिक्विड, गैस बहुत ज्यादा अगर उसको हीट दे दोगे तो वो इंटर कन्वर्टिबल हो जाएंगे यार, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई बस वन में सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, सब अपने अपने अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, बट प्लाज्मा कभी नहीं चेंज होता। तो बहुत ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट में जो चार्ज पार्टिकल्स स्टिल प्रेजेंट रहते हैं उनको प्लाज्मा कहते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट कोल्ड एनवायरनमेंट में, अगर बहुत ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट की बात की जाए तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं उसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बस यही छोटी सी बात है। हालांकि ये दोनों आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो सभी नहीं पढ़ना है, आपको मेन पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो आपके एनवायरनमेंट में मेनली मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? तो आप बेटा 3 ही आंसर देना। अगर ये दोनों नहीं याद है, एग्जामिनर के सामने अगर आपसे पूछ लेगा और आपको ये दोनों नहीं याद है तो फंस जाओगे। या तो आता है तो अच्छी बात है, ये तो फिर इंप्रेशन की बात हो जाएगी, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो भैया इसको तो ज्यादा आता है। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट समझ में आया? यस। फिर हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ेंगे। 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि दे आर इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर। आप इसको हीट दोगे, आप उसको कूलिंग दोगे, तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। आया समझ में बेटा? तो भैया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अगर आपको बनाना है तो आपको उसको हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो बेटो सॉलिड से गैस की तरफ आप क्या प्रोवाइड कराते हो? आप हीटिंग प्रोवाइड कराते हो। और अगर गैस से आपको सॉलिड बनाना है तो आप क्या प्रोवाइड कराओगे? आप कूलिंग प्रोवाइड कराओगे। एक बात तो यही सीधे सीधे समझो कि अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाना है तो आपको लगातार टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो आपको लगातार टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। समझ में आया? सॉलिड से लिक्विड बनाने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनाने वाली प्रोसेस को हम लोग तो कहते हैं मेल्टिंग। हम लोग आप भी कहोगे आज से, सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, कुछ बच्चे कहेंगे इवेपोरेशन। ना, यहाँ मत बोलियो। इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करेगा। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो प्रोसेस होती है, नीचे वाले पॉइंट पर, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये मत बोल देना, ठीक है? आप वेपोराइजेशन की जगह आप इसको बॉइलिंग भी लिख सकते हो, दोनों से, ठीक है? अब लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो आपका आंसर होगा फ्रीजिंग। आपका आंसर होगा फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग। गैस से लिक्विड बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कितनी बार पढ़े हो यार,
मजाक मत करो कि नहीं आता। सब्लिमेशन कहते हैं, इसमें बीच में ये वाला पॉइंट नहीं आता। व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैस, उसको लिक्विड नहीं आना, डायरेक्टली बदल जाना है। एग्जांपल बोल दें, मन कर रहा है एग्जांपल बताने का मेरा। कैम्फर कपूर भैया, नैप्थलीन बॉल्स जो कपड़ों पे डाल दिया जाता है, बक्से बड़ी अच्छी महक आती है। नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर हो गया, कपूर हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाती है भैया। इसके अलावा देखो जो जयमाल पड़ने पर धुआं देता है सॉलिड, ड्राई CO2, ड्राई आइस कहते हैं उसको, बोलो भैया। आजकल शादी ब्याह में स्टेज पे चल जाता है, बड़ा धुआं धुआं सा, बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ड्राई CO2 उसको कहते हैं। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। तो जो जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तो इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स, ड्राई CO2 तैयार होता है। ठीक है, ये सब 9th की चीज है यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गैस से सॉलिड, हम लोगों ने 9th में कितनी अच्छी बात पढ़ी बेटू, गैस से सॉलिड बनने की प्रोसेस को भी हम लोगों ने क्या बोल दिया, सब्लिमेशन। यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे आप बताओ, गैस से सॉलिड बनने की प्रोसेस को याद है, डिसोल्यूशन। गैस से सॉलिड नहीं, डिसोल्यूशन नहीं, सब्लिमेशन नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोगों ने कई बार इसको सब्लिमेशन के फॉर्म में पढ़ा हुआ है। तो हम लोग इसको जो पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन बोल दिया, गलती से बोल दिया। यहाँ पर जो होगा इसको हम लोग कहेंगे डिपोजिशन। अरे इंक गिर रही है, ठीक। गैस से जो सॉलिड बनता है इसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन, याद रखना, ठीक है। तो सॉलिड से गैस भी बन सकता है, गैस से सॉलिड भी बन सकता है, डायरेक्टली बन सकता है, उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट लो, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। वही पुराना पढ़ना है। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लास 9th का टॉपिक। सॉलिड में फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है। सॉलिड अगर इस फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में है, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। इसका शेप या फिर वॉल्यूम कभी नहीं बदला जा सकता। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम तो इनका फिक्स्ड है, लेकिन बेटो उसको किसी भी शेप में बदला जा सकता है। आप पानी को लीजिए, पानी के 1 किलोग्राम को आप ग्लास के शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको आइस क्यूब में भी डाल सकते हो, आप उसको कटोरे में भी रख सकते हो, लिक्विड को किसी भी बाल्टी में रख सकते हो, जिसमें रखोगे वो 1 किलोग्राम का पानी उसमें ढल जाएगा। लेकिन अगर सॉलिड 1 किलोग्राम का बिस्किट के शेप में है तो आप उसको किसी और में इसमें अगर रख के देखोगे तो नहीं आएगा। इसीलिए इनका जो फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं है। और एयर का तो कुछ भी फिक्स नहीं है, ना इनका फिक्स शेप है ना ही वॉल्यूम है। आई बात समझ में? एयर में कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। आप दे आर क्लोजली पैक्ड, देखो इसको बना ही दिया। इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो बड़े ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, थोड़ा दूर दूर रहते हैं। और जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो तो बहुत ही दूर रहते हैं। आई बात समझ में? इस तरीके से बहुत ही ज्यादा दूर दूर रहेंगे। तो दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड। तीनों, ये दोनों क्लोजली पैक्ड नहीं होते और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे आर नॉट कंप्रेसिबल। अच्छा एक बात बताओ, जब इसके मॉलिक्यूल पूरे भरे हुए हैं, क्लोजली पैक्ड है, तो क्या आप इसको दबा सकते हो? नहीं दबा सकते। तो दे आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर कंप्रेसिबल, दे आर कंप्रेसिबल। जब इसमें गैप है तो आप इसको तो थोड़ा बहुत दबा सकते हो और इसको तो बहुत ही ज्यादा दबा सकते हो। तो दोनों ही, लिक्विड और गैस दोनों ही कंप्रेसिबल होते हैं। अब इसकी बात करते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव बट वाइब्रेट ऑन इट्स पोजीशन। यार अगर स्पेस ही नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाएंगे, हैं? तो ये अपने ही जगह पर इस तरीके से वाइब्रेट करते रहेंगे बट हिल नहीं पाएंगे। बट जो लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, इनमें होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह पर बड़े आराम से मूव कर सकते हैं, ये भी और ये भी। तो अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर बात करें किसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गैस के पास होती है। बात समझ में आई? तो पार्टिकल्स कैन मूव, पार्टिकल्स कैन मूव ड्यू टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आप एक अच्छा पॉइंट बना सकते हो। फिर दे आर रिजिड एंड हार्ड। भाई सॉलिड में अगर क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स है तो वो रिजिड और हार्ड तो बनेंगे ही,
और जो भी मैटर्स रिजिड और हार्ड होगा, क्या उसमें बहाव होगा, फ्लूइडिटी होगी? नहीं होगी। तो सॉलिड आर रिजिड एंड हार्ड एंड डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, उसमें बहाव नहीं होता। बट कंपैरेटिवली टू लिक्विड एंड गैस सबसे ज्यादा बहाव फ्लूइड में होता है। मैक्सिमम फ्लूइडिटी, भैया हवा तो बहुत चलती है, हाँ अगर लिक्विड थोड़ा गाढ़ा है तो उसमें बहाव कम होगा बट बहेगा, ठीक है। तो दे ऑल्सो हैव फ्लूइडिटी, दे ऑल्सो हैव फ्लूइडिटी। इसमें फ्लूइडिटी नहीं होती क्योंकि ये रिजिड हार्ड होते हैं, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये कंप्रेसिबल नहीं होते, इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ठीक है। दैट्स क्लियर हो गया। तो भैया ये आज तक का टॉपिक हमको यही पढ़ाना था। चूंकि इंट्रोडक्शन है इसलिए आज कम पढ़ाएंगे, इसके आगे के टॉपिक में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अभी भी पढ़ना हम लोग को 9th के लेवल के, पर थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे हम लोग को भी पढ़ना है प्योर सब्सटेंस, मतलब जो पुराना है उसकी बात कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस मिक्सचर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत सारा, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा बातें करेंगे ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। आप अपने छोटे भाई बहनों को भी बताने जाओ। समझ में आई बात? तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो। आप थोड़ी सी जानकारी ये कि नया सेशन लग चुका है, जिसको पढ़ना है मेरे से वो मेरे पास आके पढ़ सकता है, और जिसको नहीं आ पा रहे हैं, जो बच्चे भाई दूर रहते हैं, क्या कर सकते हैं फिर, उन लोगों के लिए मैं वीडियोस प्रोवाइड कराती हूँ। भाई सारी वीडियोस तो एक बार में नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, दैट्स वाई। बट कोशिश हम ज़रूर करते हैं कि मैं आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं, ताकि सब लोग फ्री स्टडी करके एक अच्छा रिजल्ट ला सके, और आपको, मुझे और आपके माता पिता को प्राउड फील करा सकते कि यस ही इज़ माई चाइल्ड, ठीक है। तो बस जम के पढ़ते रहो, बढ़ते रहो का कॉन्सेप्ट तो मेरा बहुत पहले का है। तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।